ध्यान दे भाई। भारतीय राजनीति की कक्षाएं चल रही है और भारतीय राजनीति की कक्षाओं के क्रम में आज की हमारी जो कक्षा है वो है संविधान के भाग प्रथम को लेकर के, है ना। हमने अभी पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी संविधान के भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक। भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक संक्षिप्त रूप में क्या क्या लिखा गया उस पर चर्चा हो गई थी हमारी। भाग 1 में क्या है, अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। इस प्रकार से हमने भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक हमने क्रमानुसार अध्ययन कर लिया है संक्षिप्त रूप में कि क्या क्या दिया गया है। ये हमारा मैटर हो चुका है ना। आज हमने शुरुआत करनी है भारतीय संविधान के भाग 1 से, अनुच्छेद 1 से। मतलब आज की कक्षा ये मानिए कि पहली कक्षा है संविधान को पढ़ने के क्रम में। सीधा संविधान, डायरेक्ट संविधान हम पढ़ रहे हैं। संविधान में क्या लिखा गया है, वो जो लिखा गया है उसका अर्थ क्या है, उस जो लिखा गया है उसके आधार पर कब कब क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, इन सारी बातों को समझते हुए चर्चा करेंगे आज अपने, है ना। तो हमें लगभग 3 दिन लगेंगे संविधान का भाग 1 कंप्लीट करने में। हालांकि भाग 1 में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये अनुच्छेद है, चारों अनुच्छेदों की बात आज हो जाएगी। लेकिन उन अनुच्छेदों के आधार पर समय समय पर क्या निर्णय लिए गए, उन निर्णयों को पढ़ने में हमें टाइम लगेगा। यानी कि संविधान का भाग 1 पढ़ने के दौरान हम 2 चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम ये पढ़ते हैं कि संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य क्या दिया हुआ है, और दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य जो दिया गया है उसके आधार पर राज्यों का समय समय पर पुनर्गठन किया गया था। तो RAS IAS एग्जाम के लिए या फिर पटवारी ग्राम सेवक 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड कोई भी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, राज्यों का पुनर्गठन। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी इस पे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो हम 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन कि कौन सा राज्य कब बना। जैसे आपको विदित होगा कि फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन किया गया था, 1956 में हमारे देश के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 में हमारे देश में कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनका एक अलग अलग समय में अलग अलग क्रम रहा ना कि कब कौन सा राज्य बना, कब कौन सा राज्य घटा, ये सारा सिस्टम। कब कौन सा राज्य नया बना, कौन से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। 14 से 28 राज्य कैसे हुए? पहले 29 हुए थे। 14 से 29 कैसे हुए? 29 से फिर 28 कैसे हुए? केंद्र शासित प्रदेश 6 से 9 हुए थे, 9 से फिर 8 वापस कैसे हुए? ये क्रम इस क्रम के संबंध में हम बात करेंगे, सारी चीजों के संबंध में, ठीक है। तो अभी भारत की राज्य व्यवस्था और आज का हमारा टॉपिक है, सीधे से मैं अगर टॉपिक की बात करूं, टॉपिक है संविधान का भाग 1। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 की बात होती है इसके अंदर। शॉर्ट रूप में हम देखेंगे पहले कि अनुच्छेद 1 से 4 में क्या दिया गया, उसके बाद हम इसको पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको पूरे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 1 अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच की क्या दिया गया। और इस टॉपिक को एक नाम और भी दिया जा सकता है। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन कि कैसे कैसे कब कब कौन कौन से राज्य बने, उन संबंधों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम ये इतिहास भी देखेंगे कि कैसे भारत संघ बना। भारत में जो पहले 595 में से 592 रियासतें जो भारत के अंदर सीधे रूप से शामिल हो गई थी, 3 रियासतें जो शामिल नहीं हुई थी वो कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 रियासतें। इन रियासतों को कैसे शामिल किया गया, इतिहास के बारे में भी हम थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। और उसके अलावा हम इन संबंधों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन अलग अलग समय में कैसे हुआ था। चलो अब बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को शॉर्ट रूप में देखते हैं अपने। सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, शॉर्ट रूप में देखेंगे अभी तो, फिर इनकी डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे अपने। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है और अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया। बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं, आपको पूरे भारत के संबंध में सारी चीजों का पता चलेगा। देखो क्या क्या है अनुच्छेद 4 में क्या है, कैसे समय समय पर अलग अलग निर्णय लिए गए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में एक बार शॉर्ट में मैं ये बता देता हूं कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। हालांकि इसको मैं डिटेल्स में जब बताऊंगा
तो पहली लाइन हमारे संविधान की पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, कि इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। अब इस अनुच्छेद से दो बातें हमारे सामने आएंगी, एक तो भारत का नाम क्या है और भारत में शासन की पद्धति क्या है, संघात्मक शासन पद्धति है, ये बात हमें अनुच्छेद 1 से पता चलती है। इसको हम व्याख्या करेंगे तब हम इसको अच्छे से देखेंगे, पर अभी आपको इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 1 जो है वो क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों का संघ है, भारत राज्य के संघ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद को भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का अधिकार है। प्रवेश व स्थापना का अधिकार है, नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का अधिकार है। किसको? संसद को। इसका क्या तात्पर्य होगा अभी इसको भी हम समझेंगे। एक बार अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 में क्या लिखा है उसका सिंपल सा रट्टा मारना है अपने को। ठीक है, इनकी डिटेल, ये इनका अर्थ क्या होता है ये हम सारा देखेंगे अच्छे से। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद नए राज्यों का निर्माण राज्यों की सीमा परिवर्तन, तीन बातें अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में 3 बातें, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा परिवर्तन व राज्यों के नाम परिवर्तन यहां लिख देता हूं मैं संसद को, वही इस बात, संसद को नए राज्यों के निर्माण, राज्यों की सीमा परिवर्तन तथा राज्यों के नाम परिवर्तन का अधिकार है। ऊपर एक अलग प्रकार का अधिकार संसद को दिया है, नीचे एक अलग प्रकार का अधिकार संसद को दिया है। क्या परिवर्तन है इन अधिकारों में, इस पे भी बात करेंगे। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है, अभी समझे, पहले ये देखना। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का अधिकार है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को नए राज्यों का निर्माण, एक पॉइंट, नए राज्यों के निर्माण, राज्यों की सीमा परिवर्तन, 2 पॉइंट, और राज्यों के नाम परिवर्तन का अधिकार है। आपको पता हो तो जैसे पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी किया गया है ना, उड़ीसा राज्य का नाम उड़ीसा था, ओडिशा किया गया, अनुच्छेद 3 के तहत ये परिवर्तन हुए। सीमा परिवर्तन में आप देखिए कि उत्तराखंड, ये जो नए राज्य के निर्माण के समय में देख सकते हैं, उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ यूपी से अलग होकर के, है ना, झारखंड और छत्तीसगढ़ इन राज्यों का निर्माण हुआ अलग अलग समय के अंदर, है ना, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से अलग होकर के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। ये सारी चीजें किसके तहत की गई? अनुच्छेद 3 के तहत की गई। अच्छा, अनुच्छेद 2 और 3 में देखो क्या फर्क है। ऊपर लिखा गया है भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का अधिकार, और यहां नए राज्यों का निर्माण। तो नए राज्यों के प्रवेश और नए राज्यों के निर्माण में क्या अंतर है, ये ध्यान रखना। वो अंतर ये है कि नए राज्यों के प्रवेश से तात्पर्य तो ये होता है किसी दूसरे क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र से अर्जित क्षेत्र, जिसे हम राज्य का दर्जा देंगे। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए कि आज भूटान है, भूटान एक दूसरा देश है, भूटान हमारा देश, हमारा राज्य नहीं है, भूटान एक देश है। हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसा हो कि हमारी ऐसी नीति बने या भूटान से हमारे ऐसे संबंध बने कि भूटान भारत में शामिल हो जाए, भूटान देश भारत में शामिल हो जाए। और ऐसी परिस्थिति में जब भूटान को भारत में शामिल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं संविधान में कहीं ना कहीं नियम तो होंगे, है ना, कि किस तरह से हम किसी दूसरे देश के क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकते हैं। तो दूसरे देश को भारत में शामिल करने के लिए, यहाँ अर्जित क्षेत्र को भारत का राज्य घोषित करने के लिए नए राज्य की स्थापना का अधिकार यहां पर होगा अर्जित क्षेत्र। ये अर्जित क्षेत्र के संबंध में, और ये बात जो है वो भारत का स्वयं का क्षेत्र है, भारत का स्वयं का क्षेत्र, पहले का क्षेत्र जो है उसके संबंध में स्वयं का क्षेत्र, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ये चीज तो नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश मतलब पहले हमारे राज्य भारत में नहीं था, दूसरे एरिया में था और उसको हम भारत में प्रवेश दे रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, तो उसका अधिकार संसद को। जैसे अपने मान लीजिए भूटान को शामिल कर रहा हो तो नए राज्यों का प्रवेश कहलाएगा, अनुच्छेद 2 के तहत काम होगा, वहां पे संसद करेगी। और अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, मतलब जैसे राजस्थान है, बहुत बड़ा है, तो राजस्थान के 2 टुकड़े कर दो, अरावली के इधर वाला अलग नाम दे दो और अरावली के इधर वाला अलग नाम दे दो, पूर्व का अलग नाम, पश्चिम का अलग नाम। यूपी का बहुत बड़ा एरिया है तो यूपी को मान लीजिए कि 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, एक हिस्सा अलग कर देते हैं, दूसरा हिस्सा अलग करते हैं, 2 राज्य बना देते हैं, तो नए राज्य का निर्माण हो गया ना।
उसमें से सीमा काट करके राज्यों की सीमा परिवर्तन, मान लीजिए कि अभी भरतपुर और अलवर के जो क्षेत्र है वो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, तो वो चाहते हैं कि भरतपुर और अलवर के लिए ये सही है, या भरतपुर और अलवर के क्षेत्र के लोग भी ये चाहते हैं कि उन्हें क्या कर दिया जाए, दिल्ली एनसीआर में शामिल कर दिया जाए। तो कर भी दिया गया, वो एनसीआर में अंतर्गत आते हैं, तो दिल्ली के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो वो हो गया राज्य की सीमा परिवर्तन होगी ना, राजस्थान का क्षेत्रफल कम हो गया, घट गया है, उधर दे दिया गया, या यूपी को दे दिया गया, धौलपुर जैसे कह दे, धौलपुर को यूपी में शामिल कर दिया जाए, इस प्रकार का। जैसे सिरोही को शामिल किया जा रहा था गुजरात के अंदर, है ना, तो वो सारे अधिकार किसको, संसद को। राज्यों के नाम परिवर्तन के उदाहरण मैं आपको दे ही चुका हूं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत बात आती है। अब बात ये आती है अनुच्छेद 4 क्या कहता है। 4 सिंपल शब्दों में समझना कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यहां देखना, हमने बहुत चालाकी से काम लिया हुआ है। अब किसी क्षेत्र को हम भारत में शामिल कर रहे हैं तो हम हमारे संविधान में संशोधन नहीं मानेंगे क्या, उसको कोई संविधान संशोधन नहीं गिना जाएगा। ठीक है, या उसके लिए अनुच्छेद 368 में दी गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। वो समझना, इसको क्या कहा गया है। अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत होने वाले परिवर्तन जो परिवर्तन होंगे वो नंबर 1 संसद के साधारण बहुमत से होंगे। संसद के साधारण बहुमत से होंगे। संसद का साधारण बहुमत मतलब संसद में जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से आधे लोगों ने कह दिया भाई ये परिवर्तन कर दो, तो वो परिवर्तन हो जाएगा। संसद के साधारण बहुमत से होंगे। नंबर 2, इन्हें अनुच्छेद 368 के प्रयोजन में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखो ये हमने क्यों बात लिखी है कि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत यदि संविधान संशोधन करके हम ये निर्णय लेते हैं ना, तो निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे अभी राज्य का नाम परिवर्तन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आराम से साधारण बहुमत से कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर राज्य को प्रॉब्लम नहीं है तो संसद को क्या प्रॉब्लम है, संसद साधारण बहुमत से उसको परिवर्तन कर दे। अब मान लीजिए कि किसी दूसरे देश का क्षेत्र हमारे देश में शामिल करना है, तो इसलिए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें लचीलापन रखा कि बढ़िया काम है, ये अच्छा काम है भाई, दूसरे देश का एरिया हम ले रहे हैं तो साधारण बहुमत से ले लो। लेकिन यदि हम हमारा क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे रहे हैं तो उसके लिए साधारण बहुमत नहीं चलेगा, उसके लिए संसद का विशेष बहुमत चाहिए होगा। वो 368 के प्रयोजन में संविधान संशोधन मानना जाएगा। यहां मैंने उसके संबंध में कोई बात नहीं की, हमने सिर्फ लेने के संबंध में बात की कि लेना आसान कर लो। ठीक है, देना आसान नहीं है, भारत से कोई क्षेत्र देना आसान नहीं है। इसके ऊपर विवाद हुआ था, बेरोबारी प्रकरण हुआ था, अभी उसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। पूरी क्लास जब आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद भाग 1 जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना शानदार है और कितने अच्छे तरीके से समझने वाली बातें थी इसके अंदर। तो दोबारा देखिए, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 में लिखा गया है। आर्टिकल 2, संसद को भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का अधिकार होगा। यहाँ नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना किसकी, कौन से नए राज्य जो हमने दूसरे देश से अर्जित किए, दूसरे देश से हमने लिए। अनुच्छेद 3, संसद को नए राज्यों का निर्माण करना। यहाँ कौन से नए राज्यों का निर्माण करेगा, जो पहले से भारत में हैं और उन्हीं को तोड़ फोड़ करके उनकी सीमा परिवर्तन करके क्या किया जा रहा है, नए राज्य का निर्माण हो रहा है। ठीक है, राज्यों की सीमा परिवर्तन करने और राज्यों के नाम परिवर्तन करने, ये यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद 3 के संबंध में 3 बातें हैं, नए राज्य का निर्माण, राज्यों की सीमा परिवर्तन और नाम परिवर्तन करने का अधिकार। ये सब अधिकार किसको है, वैसे ये ध्यान रख लेना, ये अधिकार किसको है, संसद को। ये अधिकार किसको है, संसद को है। ये भी अधिकार किसको है, संसद को है। ठीक है, अब अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो आप परिवर्तन कर रहे हो ना, नए राज्य का निर्माण, नए राज्यों को शामिल करना, नए राज्यों का प्रवेश देना और राज्यों का निर्माण करना और नाम परिवर्तन करना और सीमा परिवर्तन करना, ये जो काम कर रहे हो ये संसद की साधारण बहुमत से हो जाएंगे। ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद
4। ये अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन होंगे वो संसद के साधारण बहुमत से होंगे। संसद का साधारण बहुमत मतलब संसद है, संसद के अंदर एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है ना, दो मूल रूप से ये चीजें। अब पहले लोकसभा में वो विधेयक आता है, लोकसभा में उस दिन 400 सदस्य उपस्थित हुए, राज्यसभा में उस दिन मान लीजिए 200 सदस्य उपस्थित है, टोटल तो 545 होते हैं, लेकिन उपस्थित साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित सदस्यों का बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित सदस्य संख्या का बहुमत। अब मान लीजिए कि आप क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, लेकिन आज उपस्थित आप 70 है, तो आपका बहुमत 36 होगा, ठीक है। और वैसे होता है, एक होता है साधारण बहुमत और एक होता है कुल बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत मतलब हुआ कि आप चाहे 70 है, अगर आपकी कुल संख्या 100 है तो आपका बहुमत 51 माना जाएगा, ठीक है। साधारण बहुमत से बिल्कुल ही सिंपल तरीके से यहां से 201 लोगों ने कह दिया भी ठीक है ये विधेयक पारित हो जाए तो हो जाएगा, यहां 101 लोगों ने कह दिया विधेयक पारित हो जाए तो हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये होता है साधारण बहुमत, ठीक है। और दूसरी बात क्या लिखी गई है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन होंगे उन्हें अनुच्छेद 368 के प्रयोजन में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 के तहत मतलब वो काम नहीं होंगे मूल रूप से। अब यहां सिर्फ लेने के संबंध में बात है, इसको उतारिए आप फटाफट, उसके बाद अपने आगे चलते हैं। उतार लिया? उसके बाद देखो अनुच्छेद 1 को डिटेल से पढ़ते हैं अपने, ठीक है। आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 देखो क्या लिखा गया है अनुच्छेद 1 में, और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे अपने। पहले लिखा गया है कि, पहले इंग्लिश में एक लाइन बता देता हूं, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत shall be union of state, shall be union of state, union of states, कि इंडिया जो कि भारत है, जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। यहां इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। इसका क्या तात्पर्य होगा अविनाशी संघ का या इसका, उसको अपने चर्चा करते हैं। यहां ध्यान देना, इस लाइन से अनुच्छेद 1 में जो लाइन लिखी गई है, इस लाइन से दो बातें हमारे सामने क्लियर होती हैं। एक क्या होता है कि भारत का नाम क्या है, यहां से हमारे सामने दो बातें क्लियर हुई। क्या क्लियर हुआ? नंबर 1 कि भारत का नाम क्या है, तो नंबर 1 भारत का नाम। और दूसरी बात जो क्लियर होती है वो क्लियर होती है राज्यों के संघ शब्द से शासन की पद्धति, शासन की पद्धति। कैसे, क्या मतलब हुआ इसका, शासन की पद्धति कैसे क्लियर हुई, भारत का नाम कैसे क्लियर हुआ? देखो अनुच्छेद 1 हमें बताता है कि भारत के दो नाम हैं, संविधान के अनुसार भारत के दो नाम हैं। संविधान के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार भारत को केवल दो ही नामों से संबोधित किया गया है। अनुसार हमारे देश के दो नाम हैं। हालांकि बहुत से नामों पर चर्चा हुई थी, पर लास्ट में दो नाम रखे गए, देश के दो नाम हैं। कौन कौन से दो नाम रखे गए? एक तो इंडिया और दूसरा भारत। ये दो नामों पे चर्चा हुई और दो नाम रखे गए। यहां ये बात क्लियर हुई, एक तो ये बात क्लियर होती है। दूसरी बात जो क्लियर होती है वो होती है शासन की पद्धति के संबंध में, कि भारत में शासन की पद्धति क्या है। तो भारत में शासन की पद्धति है, भारत में क्या माना गया, भारत को क्या माना गया, राज्यों का संघ माना गया, अर्थात भारत में संघात्मक शासन पद्धति है। कौन सी शासन पद्धति है? संघात्मक शासन पद्धति है, संघात्मक शासन पद्धति है। यहां से कुछ बातें और क्लियर होती है कि भारत में यदि संघात्मक शासन पद्धति है और भारत राज्यों का संघ है, तो इसको और क्लियर करिए कि भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या तात्पर्य होगा? इसका मतलब ये हुआ अर्थात नंबर 1 भारत में, अर्थात भारत राज्यों के
समूह के स्थान पर, समूह के स्थान पर राज्यों के संघ के रूप में स्थापित है, राज्यों के संघ के रूप में स्थापित है। यहां पर ये लाइन क्यों लिखाई मैंने, संघ के रूप में स्थापित है समूह के स्थान पर, क्योंकि एक देश ऐसा है जो राज्यों का समूह है। कौन सा देश जो राज्य के समूह का उदाहरण है? वो है अमेरिका। अमेरिका क्या है? राज्यों का समूह है। अमेरिका क्या है? राज्यों का समूह है। भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ निकलता है अर्थात भारत के किसी भी राज्य को, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अपनी मर्जी से या कैसे भी भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रख लेना। कोई भी क्षेत्र भारत से अलग नहीं हो सकता, भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है भारत के क्षेत्र को। तो राज्यों के संघ यानी संघात्मक शासन पद्धति का मतलब ये होता है, एक नंबर बात तो ये होती है संघात्मक शासन पद्धति में कि देश क्या होता है? राज्यों का संघ होता है। देश क्या होता है? राज्यों का संघ के रूप में स्थापित होता है। दूसरी बात ये होती है राज्यों के संघ का मतलब ये होता है कि उसके किसी भी राज्य क्षेत्र को उस देश से अलग होने का अधिकार नहीं होता। उसके किसी भी राज्य क्षेत्र को, अब पंजाब, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र का या असम, बंगाल, मेघालय क्षेत्र के लोग ये नहीं कह सकते कि हम तो भारत से अलग होकर के एक नया देश बनाएंगे, हम तो पहले अपनी मतलब हम एक समझौते के तहत शामिल हुए थे, ये नहीं कह सकते। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद जब राज्यों को शामिल किया जा रहा था, भारत का एकीकरण हो रहा था, तो कोई ना कोई समझौता करके ना किसी तरीके से भारत में शामिल किया गया था। लेकिन जब शामिल किया गया था तब उनसे जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, उस समय ये बात थी कि अब आप भारत से अलग नहीं हो सकेंगे किसी भी हालत में। लेकिन जब अमेरिका के जो राज्य शामिल हुए थे, अमेरिका जो बना था देश, तो अमेरिका में वो सारे राज्य एक समझौते के तहत शामिल हुए थे कि आप कोई भी राज्य कभी भी अमेरिका से अलग हो सकता है, वो साथ में जुड़ा भी रह सकता है। ठीक है, अमेरिका राज्यों का समूह है, वहां किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ एक बात तो ये क्लियर होती है। अब बात आती है, यहाँ मैंने शब्द लिखा राज्य क्षेत्र, यहाँ 3-4 बातें हम क्लियर करेंगे। राज्य क्षेत्र से क्या तात्पर्य होता है? राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है? राज्य क्षेत्र, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ राज्य क्षेत्र से इसके अंतर्गत तीन चीजें शामिल होती है। देखो क्या क्या शामिल होता है। नंबर 1, सभी राज्यों का क्षेत्र, राज्य क्षेत्र में सभी राज्यों का क्षेत्र, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, है ना, इस प्रकार से सारे राज्यों के जितने भी एरिया है वो सारा शामिल होता है। नंबर 2, एक नंबर पर तो ये हो गया। नंबर 2, सभी संघ राज्य क्षेत्र, सभी संघ राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र है ना, इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज का क्षेत्र। जैसे मान लीजिए इसमें अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सारे। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ये शामिल होती है कि संघ राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत तीसरी चीज क्या आती है? वे क्षेत्र जो कभी संसद द्वारा अनुसूची 1 में शामिल किए जाएंगे। यहाँ शब्द ज़्यादा सही ये रहेगा कि भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र, जो विभिन्न संधियों के माध्यम से यहाँ लीज पर या कैसे भी हम कोई क्षेत्र खरीदते हैं तो भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र वो इसके अंतर्गत शामिल होगा। कौन से चीज में? तीसरे नंबर में। देखो अभी ये बात कही गई है, लाइन ये थी कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब यहाँ राज्य क्षेत्र से क्या तात्पर्य होगा? राज्य क्षेत्र में 3 चीजें आती है।
एक तो सभी राज्यों का क्षेत्र, भारत के 28 राज्य, 28 के 28 राज्यों का क्षेत्र, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र, और वो क्षेत्र भी जो कभी भविष्य में भारत के द्वारा अर्जित किए जाएंगे, वो क्षेत्र भी जो कभी भविष्य में भारत के द्वारा अर्जित किए जाएंगे, वो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान रख लेना। यहां मैंने एक लाइन लिखी, अनुसूची 1 में शामिल किए जाएंगे। अब यहां ध्यान रखना है कि भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहां है। भाई कौन कौन से भारत के राज्य क्षेत्र है? भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख, भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहां पर किया गया है, कहां है लिखे हुए? ये भारत के राज्य क्षेत्र है, मतलब ये राजस्थान भारत का राज्य है, पंजाब भारत का राज्य है, यूपी बिहार का भारत के राज्य है, चंडीगढ़ दिल्ली ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बातें कहां लिखी गई हैं संविधान में? ये उल्लेख कहां है? संविधान की अनुसूची 1 में। देखो ना, इनका नामोल्लेख संविधान की अनुसूची 1 में किया गया है। कहां पर किया गया है? संविधान की अनुसूची 1 में। अनुच्छेद 1 में तो ये बात लिखी गई है, भारत राज्यों का क्षेत्र होगा, है ना, भारत राज्यों का संघ होगा। अब भारत राज्यों का संघ होगा, राज्य में क्या क्या चीजें शामिल होती है? राज्य क्षेत्र या राज्य के अंतर्गत तीन चीजें शामिल होगी, राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और वे क्षेत्र जो भारत द्वारा अर्जित किए जाएंगे, वे क्षेत्र जो भारत द्वारा अर्जित किए जाएंगे, ये 3 चीज होगी। और इन तीनों का नामोल्लेख कहां होगा? इनका नामोल्लेख संविधान की अनुसूची 1 में है। कहां पर है? अनुसूची 1 में। ठीक है, संविधान की अनुसूची 1 भारत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख करती है, वो भी ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब अनुसूची 1 में थोड़ी सी एक चर्चा और यहां कर लेते हैं अपने। 1950 में अनुसूची 1 में 29 राज्य क्षेत्रों का उल्लेख था। 29 राज्य क्षेत्रों का उल्लेख था, जिन्हें अलग अलग 4 श्रेणियों में बांटा गया था। उन राज्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था? और वही श्रेणियां अनुच्छेद 7 में भी उल्लेखित थी, सॉरी भाग 7 में भी उल्लेखित थी। 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ये 1950 की बात कर रहा हूं मैं, बांटा गया था। ठीक है, इनका विस्तृत विवरण संविधान के भाग 7 में था। कहां पर था? संविधान के, मैं यहां ध्यान रखना आपको साथ साथ में राज्यों का पुनर्गठन भी बता रहा हूं, भाग 7 में था। अच्छा, अब 1950 में जो श्रेणी थी उस स्थिति को देखते हैं। 1950 में क्या स्थिति थी? 1950 में भारत राज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया था। क श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य, ग श्रेणी के राज्य और घ श्रेणी के राज्य। उस समय क श्रेणी के राज्य थे 9। क श्रेणी के राज्य कितने थे? 9। मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने यहाँ 10 बता रखा है, थोड़ी गलती हुई है वो। क श्रेणी के कितने राज्य थे? यहाँ पर 9 राज्य क्षेत्र शामिल थे, और ख श्रेणी में भी 9 राज्य क्षेत्र शामिल थे, और ग श्रेणी में 10 राज्य क्षेत्र शामिल थे, और घ श्रेणी में 1 राज्य क्षेत्र शामिल था। ये एक कौन सा था? ये अंडमान निकोबार था। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, ये अर्जित राज्य क्षेत्र था। अच्छा, और ख श्रेणी में जो 9 राज्य क्षेत्र थे, राजस्थान ख श्रेणी का राज्य था। राजस्थान उस समय ख श्रेणी में था, ख श्रेणी में था उस समय। ये ध्यान रखना आपने। ये 1950 की स्थिति है। उसके बाद क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया। फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया।
राज्यों का क्या किया गया? पुनर्गठन। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो यहां पर दो बातें हुई। एक तो क्या किया गया? राज्यों की श्रेणियां समाप्त। राज्यों की श्रेणियां जो बांटी गई थी, कै ख गह श्रेणी, श्रेणियां क्या कर दी गई? समाप्त हो गई। अर्थात स्वतः ही समाप्त हो गया अनुच्छेद भाग 7 अनुच्छेद 268 है, 37 38 238 समाप्त हो गया स्वतः, है ना, उस समय 7वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, राज्यों की श्रेणियां समाप्त होगी और क्या स्थिति बनी उस समय की स्थिति? 1 नवंबर 1956 की स्थिति, 1956 की स्थिति क्या थी? उस समय भारत में स्थिति क्या थी? उस समय भारत में 16 राज्य थे, 14। उस समय भारत में क्या स्थिति थी? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में क्या है? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में स्थिति ये है और यही हमारा राज्य पुनर्गठन जो टॉपिक है उसी को पढ़ते हैं इसी के अंतर्गत कि कैसे 14 राज्यों से 28 राज्य हुए, कैसे 6 केंद्र शासित प्रदेशों से 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए, कब कब हुए, कौन से संविधान संशोधन से हुआ और क्या क्या सिस्टम रहा, वो टॉपिक हम जो है वो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं अपने। ठीक है, तो अभी एक बार ध्यान दें, ये हमारा अनुच्छेद 1 पूरा हुआ है। ये कौन सा अनुच्छेद पूरा हुआ? 1। हालांकि बस इसी की डिटेल ज्यादा थी, दोबारा समझना थोड़ा सा। मैंने क्या समझाया इसमें? लाइन लिखी गई है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, राज्यों का अविनाशी संघ है, ये मान लीजिए आप। इससे दो बातें क्लियर होती है इस लाइन से। एक तो भारत का नाम क्या है, इससे पता चलता है कि भारत का नामकरण क्या है, भारत संघ का नाम है। एक तो इंडिया है और दूसरा भारत है, ये दो नाम है इसके। अच्छा, और इससे पता चलता है कि भारत में शासन पद्धति क्या है। शासन पद्धति कौन सी है? संघात्मक शासन पद्धति है। और संघात्मक शासन पद्धति में राज्यों को उस देश से अलग होने का अधिकार नहीं होता। संघात्मक शासन पद्धति में राज्यों का समूह नहीं होता, राज्यों का संघ होता है। और राज्यों का संघ होने का मतलब है कि राज्य किसी समझौते के तहत नहीं जुड़े हुए, राज्य एक एरिया जो है वो संपूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया और वहां पर प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों को बांट दिया गया है, ना कि वो किसी समझौते के तहत भारत में जुड़े हुए। उनको राज्य क्यों बनाएंगे भारत में? वो कोई अलग नहीं है, राज्य इसलिए बनाए गए ताकि भारत को शासन करने में आसानी हो। प्रशासनिक दृष्टि से उनका विभाजन किया गया बस। अर्थात भारत किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ राज्य क्षेत्र में 3 चीजें आती है, ध्यान रखना। राज्य क्षेत्र में कितनी चीजें आती हैं? 3। एक तो सभी राज्यों का क्षेत्र, जितने भी राज्य उनका क्षेत्र आ जाता है। सभी संघ राज्यों, संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र आ जाता है। और तीसरा वह क्षेत्र आ जाता है मूल रूप से जो भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र होगा, वो संघ राज्य क्षेत्र के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इन राज्य क्षेत्रों का उल्लेख यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का और राज्यों का नामोल्लेख जो है कि कौन सा नाम किसका नाम है और कौन कौन से शामिल है, वो संविधान की अनुसूची 1 में शामिल किया गया। ठीक है, और 1950 में अनुसूची 1 में कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। 1950 में अनुसूची 1 में कितने राज्य थे? 29 राज्य और क्षेत्रों के, तो राज्य नहीं 29 राज्य क्षेत्र थे, 29 राज्य क्षेत्र थे। ठीक है, जिनका उल्लेख था। और बाद में उसमें उन्हें कितनी श्रेणी में बांटा गया था? 4 श्रेणी में बांटा गया था। 1950 में कै श्रेणी में 9, ख में 9, गै में 10 और घ में 1। इस प्रकार से एक कौन सा था? अंडमान निकोबार। राजस्थान कहाँ था? ख श्रेणी में था, यह ध्यान रखना। उसके बाद आगे फजल अली आयोग की सिफारिश हुई, फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग, ये राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं इसको। 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग ने 7वें संविधान संशोधन करवाया और 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्या हुआ उसमें? राज्यों की सारी श्रेणियां क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। और उस समय 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश पर राजस्थान, भारत की स्थिति क्या बनी? भारत में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समझ आई बात? उसके बाद देखते हैं आगे संविधान का अनुच्छेद 2, है ना। क्या टाइम हुआ अभी? तो आप अभी यही उतार लीजिए भैया।